बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS 8 सेमेस्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री पेपर 6 के सिलसिले का आज थर्ड लेक्चर है, जिसमें आज हम कुछ कॉमन मेथड्स ऑफ आयनाइजेशन इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम डिस्कस करेंगे। उनमें से 3 मेथड आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मेथड इज़ इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, सेकंड इज़ केमिकल आयनाइजेशन एंड लास्ट वन इज़ फील्ड आयनाइजेशन। तीनों मेथड आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं electron ionization. Electron ionization is the old and classical method of ionization in mass spectrometry. It is also called as electron impact or electron bombardment method. It was first introduced in 1918 by Arthur D. Dempster, and it is hard ionization technique. And in this case, an electrically heated tungsten filament A produces electrons that are accelerated towards anode B, which is also called as trapping electrode, thus creating a beam of electrons. इनमें आप देखिए कि इस किस्म का हम इंस्ट्रूमेंट की डायग्राम है, ये वाली स्कीमेटिक डायग्राम है। तो इस तरह से इसमें देखिए कि बेसिकली दिस वन इज़ आयनाइजेशन चैम्बर, and this ionization chamber contains 2 electrodes A and B. A electrode is made up of tungsten filament and it acts as cathode. Tungsten filament on heating produces electron which travels straight towards the anode B, which collect these ions and complete the circuit. And there is an entrance for gas phase sample. And next देखें, the electron beam intersect the flow of sample molecule and positively charged ions are produced by this collision. Positive ions form from the electron beam are withdrawn by the positively charged repeller plate C because of the electric field existing between it and the first accelerator. The plate E serves to flow the ion beam and the plate F impart the final acceleration. अच्छा, इसमें देखिए कि यहाँ से जो सैंपल जिसको गैसियस फेज में हम एंटर करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड्स आपको बताए हैं कि इलेक्ट्रोड ए इज़ कैथोड विच ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉन, और जब आप ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो यही यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं दे मूव स्ट्रेट टूवर्ड्स बी जो एनोड है आपके पास, और यहाँ से जो एक सर्किट कंप्लीट होता है जिससे नेक्स्ट देखें कि जब यहाँ से आप सैंपल को गैसियस फेज में एंटर करते हैं और वो इस इलेक्ट्रॉन बीम की जो स्ट्रीम एक फ़्लो कर रही है ए टू बी उसके अंदर आता है, तो देन दिस इलेक्ट्रॉन बीम इंटरसेक्ट द फ्लो ऑफ द सैंपल मॉलिक्यूल एंड पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस। तो इसमें सैंपल के साथ जो है इलेक्ट्रॉन बीम इंटरेक्ट करती है और उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें से वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करती है, और जो पॉजिटिव आयन फॉर्म होता है उसमें और इस इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम में इंट्रैक्शन होती है, अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से जो है वो उसका डिफ़िकल्ट होता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम से बाहर की तरफ इजेक्ट आउट होना। तो उसके लिए उसको पॉसिबल करने के लिए हम एक रिपेलर प्लेट यूज़ करते हैं, जहाँ आपको सी से जो हमने रिप्रेजेंट किए हैं। इस सी और ये वाला जो कंपार्टमेंट है इसको हम कहते हैं आयन एक्सलरेटिंग चैम्बर। यहाँ से जो पॉजिटिव आयन फॉर्म होते हैं उनको हम एक्सलरेट करते हैं इस चैम्बर में। तो इसमें जो सी और ये फर्स्ट वाला जो है डी जो है ये वाली, इनके दरमियान जो है वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोड्यूस किया होता है, जिसमें सी के ऊपर जो है आप देखें पॉजिटिव चार्ज है और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगरचे ये इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता है बट it has sufficient strength or energy to pull the electron from this electron
बीम। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है बीम से इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो पुल होते हैं बाहर की तरफ बिकॉज ऑफ दिस रिपेलर प्लेट एंड ये फर्स्ट एक्सेलरेटर प्लेट डी। द उसके बाद देखिए ये डी एंड एफ जो है ये भी एक्सेलरेटर प्लेट है। इसमें ग्रेजुअली देखिए कि ये डी ई एंड एफ ये प्लेट्स हैं, इनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेजुअली जो है हम इंक्रीज़ करते हैं। ग्रेजुअली इंक्रीज़ करने से यहाँ से जो पॉजिटिव आयन इस इलेक्ट्रॉन बीम से निकलते हैं तो उनकी स्पीड को हम आस्ता आस्ता से बढ़ाते हैं। और नेक्स्ट देखें द डिफरेंस पोटेंशियल बिटवीन सी, इसको आप देखें सारे एक दफ़ा यहाँ से देखें कि difference in potential between C and D is only few volt but is sufficient to remove positive ions from the electron beam। ये भी आपको मैंने बताया कि इस रिपेलर प्लेट C और ये आयन एक्सेलरेशन चैम्बर में जो फर्स्ट प्लेट है D जो है इनके दरमियान जो है पोटेंशियल बहुत कम होता है, लेकिन इतना होता है कि दैट इज़ सफिशेंट टू रिमूव पॉजिटिव आयन फ्रॉम दिस इलेक्ट्रॉन बीम। ऑल द एक्सेलरेशन इज़ अकम्प्लिश्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड डी एंड एफ। जितना भी जो है आयन जो है एक्सेलरेट करते हैं शुरू में कम होता है, बाद में आस्ता आस्ता से बढ़ता जाता है, और जो इसमें जो जितनी भी एक्सेलरेशन ऑफ आयन होती है वो सारे डी से एफ तक मतलब होती है। और इनमें आप देखिए कि डी एंड एफ विच डिफर इन पोटेंशियल फ्रॉम फ्यू हंड्रेड टू फ्यू थाउजेंड, मतलब इनके दरमियान जो है डी से ई से एफ इनके दरमियान जो है पोटेंशियल की वैल्यू जो है आस्ता आस्ता बढ़ती है फ्यू हंड्रेड से लेके एट द एंड जो लास्ट वाली प्लेयर्स होती हैं उनका अगर आप पोटेंशियल देखें तो थाउजेंड्स में होता है। एक्चुअली 8 किलो वोल्ट के करीब उनका पोटेंशियल होता है। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज़ कंट्रोल्ड बाय पोटेंशियल ऑन द एनोड बी एंड फिलामेंट सी। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बीम ये जनरेट हो रही है जो ए से बी की तरफ मूव कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से मूव करते हैं उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस ए और बी जो इलेक्ट्रोड है इनके दरमियान पोटेंशियल, जितना ज़्यादा इनके दरमियान पोटेंशियल आप क्रिएट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप देखेंगे कि ज़्यादा इन इलेक्ट्रॉन बीम के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से जो ए से बी की तरफ जो मूव कर रहे हैं और यहाँ से जो सैंपल वेपर्स की फॉर्म गैस फेज की फॉर्म में यहाँ से आते हैं, तो उनके दरमियान इंटरेक्ट करने के उनके इलेक्ट्रॉन को उस सैंपल मालिक्यूल को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। उसी को हम देखेंगे कि हाउ टू इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग इलेक्ट्रॉन बीम विद सैंपल मालिक्यूल, कि सैंपल मालिक्यूल के साथ अगर इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे फिर ही वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेंगे, और उनकी हिटिंग प्रोबेबिलिटी जो है उसको किस तरह से इंक्रीज़ किया जा सकता है कि देयर आर टू वेज। फर्स्ट मेथड इज़ यूजली इलेक्ट्रॉन बीम इज़ गिवन एनर्जी ऑफ 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो इलेक्ट्रॉन बीम की जो एनर्जी है उसको नॉर्मली 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चूज़ किया जाता है। किस लिए कि अगर 70 इलेक्ट्रॉन, और जो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ अगर आप देखें जो वेव एसोसिएटेड होती है, जिसको ये नीचे फार्मूला ब्लैक में दिखाई दे रहा है, इस तरीके से अगर उसकी लैम्डा की या वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड आउट की जाए ये 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसके लैम्डा की वैल्यू 1.4 एंगस्ट्रॉम्स आती है, और 1.4 एंगस्ट्रॉम इज़ क्लोज टू द बॉन्ड लेंथ ऑफ द मालिक्यूल के दरमियान जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स होते हैं उनकी अगर आप बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करें तो वो इसी के करीब करीब होती है, 1.4 एंगस्ट्रॉम या इसके क्लोज होती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हिटिंग द मालिक्यूल एंड ब्रेकिंग द बॉन्ड इज़ मैक्सिमम एट दिस। किस वजह से इस 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग मालिक्यूल जो है वो सबसे ज़्यादा होने की वजह क्या है
कि इनकी जो है लैम्डा की वैल्यू जो बॉन्ड लेंथ के बराबर होती है या उसके क्लोज होती है। अगर आप देखें कि इफ़ द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम इज़ नॉट 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, then wavelength associated with the electron will not match the wavelength of the vibrating frequencies of the molecule and will pass through undeflected, unabsorbed. आप देखिए जो आपने यूवी विजिबल यूवी आईआर सब केसेस में आप देखा है कि जो रेडिएशन होती है किसी मॉलिक्यूल में कब एब्जॉर्ब करती हैं। दो आप देखा थे कि एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन ये वाली होती है कि दोनों की वेवलेंथ एक दूसरे के साथ मैच करनी चाहिए। जहाँ वेवलेंथ मैच करेंगी वो रेडिएशन जो है वो मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब हो जाएगी। रेडिएशन वेवलेंथ कौन सी, एक जो इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ, दूसरा जो है मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट कर रहे हैं उनके बॉन्ड लेंथ के दरमियान जो है जो वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं या वेवलेंथ होती हैं वो अगर मैच कर दें फिर वो एब्जॉर्प्शन होती है। और वो वेवलेंथ जो है वो 70 इलेक्ट्रॉन के वोल्ट के करीब करें तो फिर वो इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ जो है उनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, फिर एब्जॉर्ब होती है। अगर आप इसकी वैल्यू 70 से कम कर दें या ज़्यादा कर दें तो वो वाले जो है उसकी वेवलेंथ उस वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करेगी, जिसकी वजह से वो अनडिफ्लेक्टेडली उस मॉलिक्यूल से पास हो जाएगा। मतलब अगर आप 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसकी वैल्यू ज़्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं दे बिकम ट्रांसपेरेंट फॉर दिस इलेक्ट्रॉन बीम। तो ये ज़रूरी है कि 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी हो, अदरवाइज़ वो अनएब्जॉर्ब जो है मॉलिक्यूल से पास कर जाएंगे। पहला मेथड कि आप जो है इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी जो है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चूज़ करें। सेकंड देखें, सेकंड मेथड जिससे हीटिंग प्रोबेबिलिटी को हम इंक्रीज़ करते हैं, दैट इज़ उसमें हम क्या करते हैं, एक अ वीक मैग्नेटिक फील्ड इज़ आल्सो अप्लाइड parallel to the direction in which electrons are moving. This makes the state movement of the electrons to the of the electron beam into helical path or spiral path. Due to this spiral motion of the electron beam, they spend more time in the ionization chamber and probability of hitting the molecule is increased. इसमें देखें कि अगर आप देखें कि ये ए और बी जो इलेक्ट्रोड थे, जिन ए वाला जो आपने देखा टंगस्टन वाला जिसको हीट करें तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं जो मूव करते हैं स्ट्रेट टुवर्ड्स एनोड, तो उनमें अगर आप देखें कि उनकी एनर्जी सपोज 70 है जो हमने सेलेक्ट की है। अब वो शुरू में क्या होता है कि स्टेट यहाँ से जो ऐसे सीधे मूव कर जाते हैं इधर से, वो जितना ज़्यादा टाइम इस आयनाइजेशन चैम्बर में अगर गुजारेंगे उतने ही ज़्यादा उन मालिक्यूल के साथ हिट करने की उनकी जो है प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा होगी। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ मैग्नेट हम अप्लाई करते हैं। वीक इसकी फोर्स होती है, वीक मैग्नेटिक फील्ड वाला जो होता है ये। और जब इस तरह से करते हैं तो इनका जो पाथ आप देखिए ये इस तरह से हेलिकल पाथ हो जाता है। जब इस तरह से पाथ होता है तो ये ज़्यादा टाइम इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो आयनाइजेशन चैम्बर में स्पेंड करती है। ज़्यादा टाइम का मतलब है कि उनकी हीटिंग विद द एनलाइट मालिक्यूल उसकी प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा हो जाती है। तो दो तरीके से जो है हीटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम को हम इंक्रीज़ करते हैं। एक तो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उनकी एनर्जी चूज़ करते हैं, किस लिए कि जब 70 करते हैं तो उनकी वेवलेंथ जो है वाइब्रेटिंग मालिक्यूल की वेवलेंथ के साथ जो है मैच करती है और मैच करने की वजह से एब्जॉर्बेंस होती है। दूसरा क्या होता है कि उनके स्टेट पाथ को हेलिकल पाथ में चेंज करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा देर आयनाइजेशन चैम्बर में रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी हीटिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और परसेंटेज आयनाइजेशन बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, ऑन द एवरेज 1 ion is produced for every 1000 molecule entering in the ionization chamber. Between 10 to 20 electron volt energy is transferred to the molecule during the ionization process of the sample. Since approximately 20 electron volt is enough for the enough to ionize most of the organic molecule, the excess of energy leads to the extensive fragmentation.
This fragmentation can be useful because it provides structural information for the elucidation of unknown analyte. अच्छा, इसमें देखिए कि जितने भी मॉलिक्यूल ऐड होते हैं सैंपल मॉलिक्यूल में, उसमें 1/1000 वो आयनाइज होते हैं। और ये भी हमने उस वक्त किया है कि जब आपने उसका पाथ हेलिकल किया है और 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करते हैं, फिर है एक्चुअली जो है आयंस की फॉर्म में तो जो चेंज होते हैं, जो सैंपल मालिक्यूल आए होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होता है नंबर, और उनमें से 1/1000 जो है वो आयनाइज होते हैं। और इसमें जो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन जब हिट करते हैं तो उसकी एब्जॉर्बेंस के लिए जो है उसकी वेवलेंथ मैच जब हो जाती है, तो वेवलेंथ तो मैच हो जाती है, लेकिन उसमें जो एनर्जी होती है उसमें जस्ट 70 में से 10 to 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वही यूज़ होती है फॉर आयनाइजेशन। बाकी जो एनर्जी है उसकी वजह से जो आयंस बनते हैं वो फर्दर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में चेंज होते हैं, और जो फ्रैगमेंट्स में जो चेंज होते हैं आयंस वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि फ्रैगमेंटेशन से किसी भी मालिक्यूल का आप स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट वाला जो है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट देखें जो सेकंड है, सेकंड टाइप इज़ केमिकल आयनाइजेशन। केमिकल आयनाइजेशन टेक्निक जो है इट इज़ कम्प्लीमेंट्री टू इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन की ही थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है इसमें। अगर आप देखें इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन तो बिल्कुल सेम होती है जैसे आप इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन में देख चुके हैं। इसमें आप देखिए कि केमिकल आयनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मंसन एंड फ्रैंक एच फील्ड इन 1966। It is soft ionization technique. In chemical ionization, fragmentation is less and give intense molecular ions. दो तरह की टेक्निक्स होती हैं, ये लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि एक सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक होती है, एक हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक होती है। सॉफ्ट आयनाइजेशन टेक्निक में जो है फ्रैगमेंटेशन नहीं होती, मॉलिक्यूलर आयंस फॉर्म होते हैं, या अगर फ्रैगमेंटेशन होती भी है तो वो बहुत कम होती है। लेकिन जो हार्ड आयनाइजेशन टेक्निक जैसे आपने इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन देखी है तो उसमें जो है बड़ मॉलिक्यूल छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में चेंज हो जाता है, और वो जो आयंस होते हैं उन फ्रैगमेंट्स के ही आयन होते हैं। तो नेक्स्ट देखें, some molecule like ether, ester, amine, alcohol and carboxylic acids are highly fragmented in electron ionization, so molecular ion peaks are not detected. For getting proper molecular ion peaks we use chemical ionization। कि ये जितने भी मालिक्यूल हम देखें, स्पेशली ईथर, एस्टर, अमाइन, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी फ्रैगमेंटेशन इतनी ज़्यादा होती है कि इनमें जब आप इसका स्पेक्ट्रा लेते हैं तो उसमें मालिकुलर आयन की पीक ही नहीं आती। तो उसकी मालिकुलर आयन की पीक को हासिल करने के लिए आप केमिकल आयनाइजेशन वाला प्रोसेस जो है वो यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए वो इसमें आप देखें कि डिफरेंट गैसेस यूज़ हो सकती हैं, जिनको कैरियर गैस भी आप कहते हैं। मीथेन, अमोनिया, आइसोब्यूटोन जो है दे आर यूज्ड एज कैरियर गैस, और हेयर मीथेन गैस इज़ यूज टू इलस्ट्रेट दिस टेक्निक। ये होती तो ये तीन गैसेस यूज़ हैं, लेकिन इसमें जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो सिर्फ मीथेन के हवाले से ही होगा। Methane gas at low pressure entering the source will be bombarded by the electron stream causing the ionization and fragmentation। तो इसमें देखिए सेम टाइप की इंस्ट्रूमेंटेशन है जैसे आपने इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन में देखी थी। फ़र्क ये वाला होता है कि यहाँ से आप देखिए कि पहले सिर्फ सैंपल एंटर होता था, यहाँ इलेक्ट्रॉन बीम में जाता, आयन फॉर्म होते थे और वो आगे की तरफ मूव करता था। ये आयन एक्सलेटिंग चैम्बर उसको एक्सलेट करके आगे मैस एनालाइजर में जो है भेज देता था। अब इसमें जो है सैंपल के साथ जो है कैरियर गैस यूज़ की जाती है, मीथेन, अमोनिया या आइसोब्यूटेन में से कोई यूज़ की जाती है। दोनों को जब आप इसमें एंटर करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन बीम में देखिए क्या क्या रिएक्शंस होते हैं वो हमने देखने हैं। तो रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आयनाइजेशन चैम्बर, ये देखिए कि रिएक्शन जो होते हैं उनको आप रिएक्शन के रिजल्ट में दो तरह के आयंस प्रोड्यूस होते हैं। एक तरह के आयंस को हम कहते हैं प्राइमरी आयन,
जैसे देखिए ये CH4 इज मीथेन एंड इट इज़ यूज एज कैरियर गैस। और जब ये इलेक्ट्रॉन बीम के दरमियान जाती है, जैसे ये आपने देखा था ये इलेक्ट्रॉन बीम है, यहाँ मीथेन जो है अगर जाए तो इस तरह से ये रिएक्शन होते हैं, ये वाले रिएक्शन कि इलेक्ट्रॉन बीम से इलेक्ट्रॉन इसके साथ हिट करके इस तरह से ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। CH पॉजिटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से, और यही आयन जो है अपने आप को CH3 आयन में चेंज कर सकता है बाय लूजिंग वन हाइड्रोजन एटम। तो ये प्राइमरी आयन जिनको हम कहते हैं, एक्चुअली प्राइमरी आयन्स जो हैं दे प्रोड्यूस सेकेंडरी आयन्स। इसमें देखिए इफ द सोर्स प्रेशर इज मेंटेन मच हायर than the rest of the mass spectrometer, then these ions react with methane molecule and produce different type of ions which are called secondary ions। इसमें देखिए कि जो आयन जो मैस स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसमें आयनाइजेशन, एक्सेलरेशन और मैस डिटेक्शन वाला जो यूनिट होता है उसमें वैक्यूम वाली कंडीशंस होती हैं। लेकिन अगर आप इस वाले केस में जो है आयनाइजेशन चैम्बर का प्रेशर अगर आप दूसरे वाले चैम्बर से कंपेयर करें तो थोड़ा सा ज़्यादा रखा जाए, मतलब इसमें ज़्यादा प्रेशर से मीथेन गैस एंटर की जाए, तो ये जो ऊपर आयन बने हैं CH4 पॉजिटिव आयन और CH3 पॉजिटिव आयन प्राइमरी आयन जो है वो फर्दर मीथेन के साथ या कैरियर गैस के मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करके दूसरी तरह के आयन फॉर्म करते हैं जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी आयन। और ये कुछ सेकेंडरी आयन जो है यहाँ दिए हुए हैं, जैसे CH5 पॉजिटिव, C2H5 पॉजिटिव, C3H पॉजिटिव आयन ये वाले। और ये आयन किस तरह से बनते हैं, ये रिएक्शन देने के लिए कि CH4 जो प्राइमरी आयन है वो मीथेन गैस के मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और ये इस तरह से CH5 प्लस CH3 इस तरह से एक रेडिकल की फॉर्म में ये निकल जाता है। और ये CH5 वाला जो आयन फॉर्म होता है इसकी M/E17 है। इस तरह से दूसरे प्राइमरी आयन आप देखिए CH3 वाला था, CH3 भी जो है मीथेन मालिक्यूल के साथ अनआयनाइज के साथ रिएक्ट करता है और आप देखिए कि C2H5 पॉजिटिव आयन और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस C2H5 के M/E जो है आप देखिए 29 है और यहाँ से C2H5 आयन है वो फर्दर जो है CH4 अनआयनाइज गैस मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करके C3H7 पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है और उसकी M/E आप देखिए 43 है। इस तरह से ये और भी बना सकता है। C3H7 आयन जो है वो CH4 के साथ रिएक्ट करके C4H9 पॉजिटिव आयन भी फॉर्म कर सकता है। तो ये वाले जो आयन थे ये CH4 और CH3 पॉजिटिव आयन ये प्राइमरी आयन है। ये जो है गैस के मालिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करके ये जो आयन फॉर्म हुए तीन यहाँ जो शो हुए हैं CH5 पॉजिटिव, C2H5 पॉजिटिव, C3H7 पॉजिटिव, ये वाले आयन को हम सेकेंडरी आयन्स कहते हैं। और यही जो सेकेंडरी आयन्स होते हैं they react with analyte molecule and they form analyte molecular ion। और ये जो analyte molecular ion फॉर्म होते हैं they can be formed in 3 different ways। नंबर 1 मेथड है by proton transfer method। प्रोटॉन ट्रांसफ़र में क्या होता है कि इन दिस केस अ प्रोटॉन इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेकेंडरी आयन टू एनालाइट मालिक्यूल एंड फॉर्म अ क्वासी मालिक्यूलर आयन। जैसे ये वाला एनालाइट का मालिक्यूल M से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये वाला जो सेकेंडरी मालिक्यूल आयन जो प्रीवियस आपने देखा था उनके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो इनसे मालिक्यूलर आयन किस तरह से फॉर्म होता है कि एक प्रोटॉन ये CH5 है इसमें से एक प्रोटॉन निकल जाएगा तो CH4 रह जाएगा और जो प्रोटॉन है वो इस M के साथ अटैच हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से एक आयन फॉर्म हो गया उस प्रोटॉन की वजह से M+1 पॉजिटिव आयन और ये मीथेन गैस जो है वो निकल जाएगी। इस तरह से ये C2H5 है इसमें एक प्रोटॉन निकल के इसके साथ अटैच हो जाएगा M+ हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन और ये C2H5 चेंज होगा C2H4 में इथीन गैस में। तो ये पहला मेथड है कि यहाँ से एक ये सेकेंडरी आयन है एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र करते हैं इस M को, M इज़ एनालाइट मालिक्यूल, तो जिसकी वजह से ये आयन फॉर्म होते हैं। ऐसे आयन जो इस तरह से फॉर्म हो कि एनालाइट मालिक्यूल में प्रोटॉन ऐड हो जाए या रिमूव हो जाए उस तरह के आयन्स को हम कहते हैं क्वासी मालिक्यूलर आयन। तो ये क्वासी मालिक्यूलर आयन फॉर्म हुआ है। सेकंड केस जो देखें
Second method is by hydride transfer. In this case, analyte molecule form a cation by transferring the hydride ion to secondary ions. इसके केस में क्या है कि ये जो secondary ions हैं, सॉरी ये क्या कहते हैं, एनालाइट मालिक्यूल जो है, यहाँ से एक हाइड्राइड आयन जो है वो शिफ्ट होता है इस साइड पे. हाइड्राइड H नेगेटिव आयन को कहते हैं. जब H नेगेटिव आयन जो है वो इधर से इधर शिफ्ट होगा तो नेगेटिव इस पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा और एक हाइड्रोजन इधर ऐड होकर ये C2H6 में चेंज हो जाएगा. और इस M से एक हाइड्रोजन निकल गया है, इसलिए M-1 कहते हैं. प्रोटॉन के निकलने, एक्चुअली प्रोटॉन ही हाइड्राइड आयन के निकलने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव आयन फॉर्म हो गया. हाइड्राइड H नेगेटिव आयन को कहते हैं. तो एक हाइड्राइड आयन M से ये सेकेंडरी मालिकुलर आयंस में चला जाता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी मालिकुलर आयन जो है न्यूट्रल स्पीशीज़ में चेंज होते हैं. और M में एक हाइड्रोजन कम होने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो ये वाला सेकंड मेथड है हाइड्राइड ट्रांसफर. थर्ड वाला जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल जो है जस्ट एड अप हो जाता है किसी मालिक्यूल में. तो इन दिस केस अ मालिक्यूलर आयन इज प्रोड्यूस बाय एडिंग अप ऑफ द सेकेंडरी आयंस इन द एनलेट मालिक्यूल. इसमें क्या है, ये पूरे का पूरा आयन जो है इसके साथ जो है एड अप हो जाता है. आप देखिए इसकी मास जो है, आप देखिए 27 है. जब इसमें ऐड होगा तो मालिक्यूल से जो आयन फॉर्म होगा उसकी मास इस मालिक्यूल की मास से 29 ज़्यादा होगी. तो वो 20M+29 आयन फॉर्म हो जाएगा. और अगर ये C3H7 वाला हो तो M+43 आयन फॉर्म हो जाएगा. मतलब ये जस्ट एड अप हो गए इनमें, जिसकी वजह से ये आयन है. तो तीन तरीके से जो है ये मालिक्यूलर आयन फॉर्म हो रहे हैं. एक प्रोटॉन ट्रांसफ़र की वजह से, दूसरे प्रोटॉन कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, फ्रॉम सेकेंडरी आयन टू ये सैम्पल मालिक्यूल. और दूसरा जो है ये सैम्पल मालिक्यूल से जो है एनालाइट मालिक्यूल से एक हाइड्राइड आयन जो है ये सेकेंडरी आयन्स को ट्रांसफ़र होता है, जिससे जो है ये आयन फॉर्म. ये आयन भी, इसको भी क्वासी मालिक्यूलर आयन आप कह सकते हैं. और तीसरा ये वाला होता है कि सेकेंडरी आयन जो है जस्ट एड अप हो जाते हैं इन मालिक्यूलर मालिक्यूल्स में, एनालाइट के मालिक्यूल में, तो वो आयन फॉर्म करते हैं. तो ये सेकंड मेथड आयनाइजेशन का देखा. एक्चुअली ये उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन की. तो ये दोनों जो आयनाइजेशन टेक्निक है एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है. तो थर्ड जो टेक्निक है दैट इज़ कॉल्ड फील्ड आयनाइजेशन मेथड. फील्ड आयनाइजेशन मेथड इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस आयन फ्रॉम volatile compound which do not form molecular ion in electron ionization. It produces molecular ions with little or no fragmentation. और इस तरह देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी वैल्यू 10⁻⁷ से लेकर 10⁸ वोल्ट पर सेंटीमीटर होती है, इज़ यूज्ड इन दिस फील्ड आयनाइजेशन मेथड. The apparatus used consists of two electrodes which are separated from each other by less than 1 millimeter. तो उसकी ये वाली डायग्राम आप देख सकते हैं. इस तरह की डायग्राम होती है कि ये फील्ड आयनाइजेशन मेथड जो है इसमें वो वाले कंपाउंड विच आर वोलेटाइल कंपाउंड और जो ऐसे वोलेटाइल कंपाउंड जिनकी मालिकुलर आयन की पीक जो है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन से या दूसरे वाले से ना बन सके, उसको हम इसमें यूज़ करते हैं. तो इसमें इस तरह के ये यूज़ होता है. ये दो इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं. दिस वन इज़ एनोड और ये वाला दूसरे वाला जो है ये कैथोड है, ये वाला. और इन दोनों के दरमियान जो होता है आप डिस्टेंस ये वाला है वो लेस देन 1 मिलीमीटर डिस्टेंस. अच्छा, नेक्स्ट देखिए द एनोड इज़, इनमें जो ये वाला जो है दिस वन इज़ एनोड एंड इट इज़ 10 माइक्रोन डायमीटर. 10 माइक्रोमीटर इसका जो डायमीटर होता है और ये बना किस चीज़ से होता है, टंगस्टन या र्यूनियम से. और इसको इमिटर
इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। और इस पे आप देखिए ये छोटे छोटे से जो है ना बाहर की तरफ आउटग्रोथ सी जो निकली हुई हैं, दे आर कॉल्ड कार्बन माइक्रोनीडल्स और डेंड्राइट इसको हम कहते हैं। तो ये वाला जो एनोड है उस पर डेंड्राइट्स जो है ग्रो किए जाते हैं। और डेंड्राइट ग्रो करने का मकसद क्या होता है कि इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा की जाती है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 10⁻7 से लेकर 10⁻8 जो है बहुत डिफ़िकल्ट होती है अटेन करनी, लेकिन जब इस तरह से ये माइक्रोनीडल्स जो होती हैं इनकी सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा कम होता है। सरफेस एरिया कम होने से वोल्ट पर सेंटीमीटर क्यूब की में जो एरिया आता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। अदरवाइज इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ अटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसमें देखिए द कैथोड एक्ट एज काउंटर इलेक्ट्रोड। ये वाला जो कैथोड है ये वाला, इसको हम काउंटर इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसके सेंटर में यहाँ देखिए एक होल होता है। The sample molecule in gas phase enter in the ionization chamber। ये ionization chamber में इस साइड से अगर सपोज गैस मालिक्यूल गैस की फॉर्म में जो सैम्पल मालिक्यूल एंटर होते हैं। नेक्स्ट देखें, when high electric field is applied to the electrode, ये वाले, then one electron from the sample molecule is transferred to the emitter electrode by quantum tunneling, which result in the formation of radical cation. The ion thus produced are repelled by the emitter electrode and flies toward the negative counter electrode. A hole in the counter electrode allows the ion to pass into the mass analyzer compartment of the mass spectrometer। अब देखें कि ये वाला जो दो इलेक्ट्रोड हैं इनमें इसकी जो सरफेस एरिया को बढ़ाया जाता है इस माइक्रोनीडल्स की वजह से, जिसकी वजह से इसके ऊपर इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप आसानी से प्रोड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये डिफ़िकल्ट होता है इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना। दो इलेक्ट्रोड हैं, एक जो है ये एनोड को जो है एमिटर इलेक्ट्रोड भी कहते हैं और ये टंगस्टन या रेडियम से बना होता है। और दूसरे वाला जो काउंटर इलेक्ट्रोड जो कैथोड होता है, और जो कैथोड होता है उसके सेंटर में जो होल होता है जैसे ये आप देख सकते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ से जो है इस साइड से जो है मालिक्यूल्स गैस की फॉर्म में सैंपल के इसमें एंटर होते हैं। जब इस जगह पे पहुँचते हैं तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से इन मालिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इस एनोड की तरफ चला जाता है। एनोड इज़ पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जो है उनकी न्यूक्लियस के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है, लेकिन जब आप इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं 10⁻7 से 10⁻8, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उससे इस एनोड के ऊपर इतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को उस मालिक्यूल से जो है इजेक्ट आउट कर लेते हैं। इजेक्ट आउट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकलता है, पॉजिटिव आयन क्रिएट होते हैं। ये पॉजिटिव आयन है, इलेक्ट्रोड इज आल्सो पॉजिटिव को रिपेल करते हैं और रिपेल करने की वजह से जो आयंस हैं दे मूव टुवर्ड्स कैथोड। एक्चुअली एक तो रिपेल करने की वजह से दूसरे कैथोड इज़ आल्सो नेगेटिवली चार्ज, तो जो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट उसकी वजह से यहाँ से ये पॉजिटिव आयन जो है रिपेल होते हैं टुवर्ड्स कैथोड। होल होने की वजह से काफ़ी सारे आयन जो है वो स्ट्रेट आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। जब आगे की तरफ मूव करते हैं तो आयन एक्सेलरेशन चैम्बर होता है जो आयन को एक्सेलरेट करके मास स्पेक्ट्रोमीटर में उसको मास एनालाइजर की तरफ जो है डायरेक्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है आयनाइजेशन इसमें प्रोसेस होता है। नेक्स्ट देखिए, फील्ड आयनाइजेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एम पॉजिटिव आयन या एम एच पॉजिटिव आयन डिपेंडिंग ऑन द एनालाइट। तो मतलब दोनों तरह के आयन इसमें फॉर्म हो सकते हैं। एम पॉजिटिव आयन मतलब किसी मालिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से जो आयन फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं एम पॉजिटिव आयन। और दूसरा एम एच पॉजिटिव आयन। एम एच पॉजिटिव आयन कब फॉर्म होता है कि जब ये प्रीवियस देखें यहाँ से यहाँ अगर एम एच पॉजिटिव आयन फॉर्म हुआ है और साथ ही ये अनआयनाइज्ड मालिक्यूल है तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करके इस तरह से ये वाला आयन फॉर्म कर सकते हैं एम एच पॉजिटिव आयन। तो ये डिपेंड करता है एनालाइट और उसकी सराउंडिंग कंडीशंस के ऊपर। बोथ एम पॉजिटिव आयन एंड
NMH are present in the field ionization spectra. तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा रह गया एक कि इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज जो हैं वो हमने अभी डिस्कस करने हैं। एडवांटेज इसका ये है कि एज फ्रेगमेंटेशन इज़ लेस, so molecular ions are produced in abundance. Hence, this method is useful for the determination of molecular masses और empirical formula। तो मतलब इससे empirical formula या molecular mass different compound की आप find out कर सकते हैं जिनकी दूसरे ionization method से difficult होती है। इसके कुछ drawbacks हैं या disadvantages हैं, उनको अगर आप देखें तो field ionization is not suitable for thermally unstable and non-volatile samples कि ऐसे सैंपल जिनको जब आप हीट करें तो वो डिकम्पोज हो जाए, उनको हम कहते हैं थर्मली अनस्टेबल या नॉन वोलेटाइल, जिनको आप आसानी से वेपर्स में ना चेंज कर सकते, उस तरह के सैंपल की आयनाइजेशन फील्ड आयनाइजेशन से जो है मुश्किल होती है या नहीं होती। इस तरह से सेंसिटिविटी ऑफ फील्ड आयनाइजेशन मेथड इज़ लेस देन इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन मेथड, तो उसकी सेंसिटिविटी भी कम है फील्ड इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन से। एंड थर्ड, there is no structural information because of very little fragmentation। किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन जो है उसको आप बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं बाय इट्स फ्रैगमेंटेशन पैटर्न, कि जिस तरह की जो फ्रैगमेंटेशन आयन फॉर्म होते हैं उनको देख के आप आसानी से बता सकते हैं कि किस तरह का जो है ये कंपाउंड है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उसकी फ्रैगमेंटेशन पैटर्न से आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन इसमें फ्रैगमेंटेशन नहीं होती, जिसकी वजह से ये वाला जो हो आप इंफॉर्मेशन इससे नहीं ले सकते। तो दिस इज़ ऑल वेट अबाउट टुडेज़ लेक्चर। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।